फिल्म की शुरुआत एक जर्मन कार्यकर्ता जॉर्ज एल्सर से होती है, जो एक पत्थर के खंभे में कुछ घर में बने डायनामाइट स्टिक्स भर रहा है। वह फिर अपने द्वारा बनाए गए टाइम बम के क्लॉकवर्क मैकेनिज्म को चेक करता है और खंभे में बने छेद को ढक देता है। जॉर्ज यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ अच्छी तरह छिपा हुआ है ताकि किसी को शक न हो कि क्या होने वाला है। इस बीच ऐसा लगता है कि उसे चीजों को इकट्ठा करते समय चोट लग गई है। उसके हाथ पर कई कट्स हैं और घुटनों में दर्द है। यह 7 नवंबर 1939 की रात है और जॉर्ज म्यूनिक, जर्मनी के बर्गर ब्रोकेलर नामक एक बड़े बियर हॉल में है। ये बताओ हुआ ये जगह जल्द ही नाजी पार्टी के कई उच्च पदाधिकारियों की मेजबानी करने वाली है। जॉर्ज अपना काम पूरा करता है और अंदाजा लगाता है कि उसका टारगेट कहाँ बैठेगा। यह जानते हुए कि विस्फोटक सीधे मंच के पीछे हैं, वह बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। अचानक दृश्य बदलता है और अबोम और अगले दिन 8 नवंबर 1939 को उसी जगह पर आता है। जर्मन चांसलर और हत्या का टारगेट एडोल्फ हिटलर अपने साथियों द्वारा मंच पर आमंत्रित किया जाता है। वह वहां 16 साल पहले वीमर रिपब्लिक को उखाड़ फेंकने के नाजी पार्टी के असफल तख्ता पलट प्रयास की याद में अपना सालाना भाषण देने आया है। वह मंच पर खड़ा है, ठीक उस खंभे के सामने जहां घर में बना टाइम बम रखा गया है। वहीं कॉन्स्टेंजा शहर में जॉर्ज बेताबी से अपनी पॉकेट वॉच चेक करता है और जर्मन स्विस बॉर्डर की तरफ बढ़ता है। वह बॉर्डर फेंस को पार करने ही वाला होता है कि अचानक 2 जर्मन अधिकारी उसे रोक लेते हैं। जॉर्ज साफ कहता है कि वह लोकल फोकलोर सोसाइटी के अपने एक परिचित को ढूंढ रहा है, लेकिन अधिकारियों को उसके मकसद पर शक है क्योंकि उसके हाथ में वायर कट्टर है। कुछ ही देर बाद वे जॉर्ज को उनके स्टेशन पर ले जाते हैं और उसके पास जो कुछ भी है जब्त कर लेते हैं। इसमें कई आरोपित करने वाले सबूत शामिल हैं, जैसे वायर कट्टर और एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट। जॉर्ज को खोजते समय वह दीवार पर लगी घड़ी को देखता रहता है। समय 9 बजे रात है। वह जानता है कि विस्फोट होने में अब ज्यादा समय नहीं है। अचानक एक अधिकारी उसके कोट के लैपल पर फार लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी रेड फ्रंट का बैज देखता है। जॉर्ज को बताया जाता है कि ऐसे बैज पहनना गैरकानूनी है और उसे दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा होने के लिए कहा जाता है। नाजी अधिकारी जल्द ही नोटिस करता है कि संदिग्ध को कई चोटें आई हैं और उसे तुरंत जेल में डाल देता है। जॉर्ज अपनी पॉकेट वॉच को पकड़ लेता है, बेचैनी से कांपते हुए समय को देखता है। जॉर्ज होल्डिंग स्टेशन में बैठा रहता है, यह नहीं जानता कि हत्या सफल हुई या नहीं। वहीं ऑफिस के एक अधिकारी को म्यूनिक में हुए घटनाक्रम के बारे में बताया जाता है। रिश्तेदार शांति अचानक अराजकता में बदल जाती है क्योंकि सैनिकों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया जाता है। दूसरी ओर जॉर्ज के गांव में क्रिपो पुलिस चीफ आर्थर नेबे के नेतृत्व में एक काफिला पहुंचता है। वह स्थानीय नाजी पार्टी लीडर एब्रल को आदेश देता है कि गांव के सभी जॉर्ज एल्सर के रिश्तेदारों को टाउन स्क्वायर में बुलाया जाए। एब्ले इस आदेश से हैरान है क्योंकि वह जानता है कि एल्सर परिवार सभ्य, कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। हालांकि नेबे बेहद गुस्से में है और चाहता है कि उसका आदेश किसी भी तरह से माना जाए। जल्द ही अधिकारियों को जॉर्ज का परिवार मिल जाता है, जिसमें उसकी पूर्व मंगेतर एल्सा भी शामिल है। उसे और उसके 2 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक ट्रक के पीछे लाद दिया जाता है। लेकिन एबरले आखिरी समय पर हस्तक्षेप करता है और बच्चों को सुरक्षित वापस ले आता है। कुछ समय बाद नेबे अपने अधिकारियों के साथ विस्फोट के बाद के फुटेज को चेक करता है। वह नुकसान की भारी मात्रा से हैरान रह जाता है। अगले दृश्य में वह जल्दी से नोटिस करता है कि पास की मेज पर यातना के कुछ सामान रखे हुए हैं। नेबे और कई अन्य अधिकारी भी कमरे में आते हैं, लेकिन जॉर्ज उन्हें नाजी सल्यूट देने से इनकार करता है। वह इसके बजाय गुड डे कहकर एक बिंदु बनाता है। फिर भी नेबे खुद को पेश करता है और जॉर्ज को बताता है कि वह इस मामले की जिम्मेदारी संभाल रहा है। वह गेस्टापो हेड हेनरिक मुलर का भी परिचय देता है, जो इस जांच की निगरानी करेगा। नेबे जॉर्ज के घुटनों को देखना चाहता है और उसे अपनी पैंट उतारने का आदेश देता है। जॉर्ज मान जाता है और हम देखते हैं कि उसके घुटने बुरी तरह से चोटिल हैं। यह पुलिस चीफ के संदेह की पुष्टि करता है। जॉर्ज ने खुद बम लगाया था। फिर नेबे संदिग्ध को बताता है कि हिटलर अभी भी जिंदा है, लेकिन विस्फोट में 7 निर्दोष लोगों की जान चली गई है। पता चलता है कि फ्यूहरर घटना स्थल से 13 मिनट पहले निकल गया था। यह खुलासा जॉर्ज को तोड़ देता है क्योंकि यह हिटलर को मारने का उसका एकमात्र मौका था। मुलर फिर औपचारिक सवाल जवाब शुरू करता है और जॉर्ज से उसका पूरा नाम और जन्म स्थान पूछता है, लेकिन जवाब देने के बजाय जॉर्ज एक धुन गुनगुनाने लगता है जो उसे एक फ्लैशबैक में ले जाती है। वह मानसिक रूप से 1932 में चला जाता है, जब वह अपने दोस्तों के साथ लेक कॉन्स्टेंस पर मस्ती कर रहा होता है। जॉर्ज एक कुशल लकड़ी कारीगर और एक अकॉर्डियन प्लेयर है जो एक साधारण लेकिन संतुष्ट जीवन जी रहा है। वह वर्तमान में कॉन्स्टेंस शहर की एक छोटी सी घड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। एक दोपहर जॉर्ज को एक चिट्ठी मिलती है
जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके शराबी पिता ने 2 खेत बेच दिए हैं। इनमें से एक उसके परिवार की सबसे कीमती जमीन है। इसलिए जॉर्ज को कुछ व्यक्तिगत मामलों को सुलझाने के लिए घर वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ दिनों बाद वह अपने गृहनगर कोनिग्सब्रुन पहुंचता है, जो दक्षिणी जर्मनी का एक कृषि गांव है। वह अपनी मां को गर्मजोशी से गले लगाता है, जबकि उसका पूरी तरह से नशे में धुत पिता पास की बेंच पर बेहोश पड़ा है। बाद में उसी दोपहर जब वह बैकयार्ड में लकड़ी काट रहा होता है, जॉर्ज नोटिस करता है कि उसका पिता साइडर का एक जग लेने आता है। वह अब और सहन नहीं कर पाता और पुराने आदमी को उसकी शराब पीने की आदत के बारे में सामना करता है। वर्तमान में वापस आते हुए मुलर जॉर्ज के जोन आउट होने से खुश नहीं है। वह उसे थप्पड़ मारता है और उसे एक और मौका देता है कि वह अपना नाम और जन्म स्थान बताए, लेकिन जॉर्ज इससे प्रभावित नहीं होता और एक शब्द भी बोलने से इनकार कर देता है। इसलिए मुलर उसे एक बिस्तर पर बांध देता है और यातना शुरू कर देता है। जॉर्ज दर्द से चिल्लाता है क्योंकि एक अधिकारी उसे बेरहमी से कोड़े मारता है, लेकिन वह अभी भी अपना मुंह नहीं खोलता। कुछ समय बाद यातना रोक दी जाती है और जॉर्ज को एक सेल में फेंक दिया जाता है। नेबे और मुलर इस बात पर बहस करते हैं कि संदिग्ध को अपने अपराधों के बारे में एक लिखित कबूलनामा लिखवाने के लिए कैसे मनाया जाए। नेबे फिर उसके परिवार की एक सूची मांगता है जिन्हें हिरासत में लिया गया है। ऐसा लगता है कि उसे संदिग्ध को मानसिक रूप से तोड़ने का एक तरीका सूझ गया है। कुछ घंटों बाद खून से सना और बुरी तरह से चोटिल जॉर्ज फिर से जांच कक्ष में होता है। नेबे एल्सा को लाता है, एक शादीशुदा महिला जिसके साथ जॉर्ज ने कई महीनों तक डेट किया था। संदिग्ध को तुरंत एहसास हो जाता है कि अगर वह अपना मुंह नहीं खोलता है तो पुलिस उसके साथ क्या करेगी। इसलिए वह कभी वह जो कुछ भी किया है उसे स्वीकार करने का फैसला करता है और अपने व्यक्तिगत विवरण देता है। जॉर्ज बताता है कि वह किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है और उसने यह सब अपने दम पर किया है। नेबे इस पर विश्वास करने से इनकार करता है क्योंकि उसे रेड फ्रंट का बैज पहने हुए पकड़ा गया था, लेकिन जॉर्ज जवाब देता है कि वह एक आज़ाद आदमी है और सही काम करने के लिए किसी पार्टी से जुड़ने की जरूरत नहीं है। पहले दौर की जांच के बाद नेबे और मुलर संदिग्ध का बयान प्रिंट करते हैं और इसे एक संसद सदस्य को पेश करते हैं, लेकिन यहां तक कि वह भी यह मानने से इनकार करता है कि जॉर्ज ने अकेले काम किया है। नेबे को इस बात को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि किसी और ने बमबारी का आदेश दिया था, लेकिन संसद सदस्य चाहता है कि वे अपनी जांच को और तेज करें। कुछ दिनों बाद जॉर्ज एक कबूलनामा लिखता है जिसमें वह बताता है कि उसने क्या किया, हालांकि नेबे और मुलर दोनों इसे स्पष्ट रूप से मानने से इनकार करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि उसे बम बनाने के लिए सामग्री कहां से मिली और उसे हत्या का आदेश किसने दिया। इस बात से निराश कि वे उस पर विश्वास नहीं करते, जॉर्ज एक विस्तृत झूठी कहानी बनाता है। वह कहता है कि उसे विंस्टन चर्चिल का फोन आया था जिसने व्यक्तिगत रूप से उसे हिटलर को मारने के लिए कहा था। यह अधिकारियों को चिढ़ाता है और मुलर अपने आदमियों को संदिग्ध को फिर से बांधने का आदेश देता है। जॉर्ज को पता है कि किस तरह की यातना होने वाली है, इसीलिए वह बेताबी से एक कलम और कागज मांगता है ताकि वह यह दिखा सके कि उसने अपनी योजना कैसे अंजाम दी। दृश्य फिर कुछ साल पहले चला जाता है जब जॉर्ज अपने दोस्तों के साथ कोनिग्सब्रुन के एक पब में है। एरिक, एक स्थानीय व्यवसायी और एल्सा का पति, चोटिल चेहरे के साथ अंदर आता है। वह अपने दोस्त के साथ बियर का गिलास लेकर बैठता है और स्वीकार करता है कि यह चोट उसकी पत्नी ने लगाई है। वह गर्व से दावा करता है कि वह फिर कभी हाथ उठाने के बारे में भी नहीं सोचेगी। एल्सा के बुरी तरह से चोटिल होने का अंदाजा लगाते हुए जॉर्ज उसके घर जल्दी से पहुंचता है। केवल उसे बिस्तर पर पड़े हुए पाता है। वह फूट फूट कर रो रही है और उसके चेहरे के दाईं ओर एक गहरा नील है। चिंतित जॉर्ज उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और एल्सा आगे बढ़कर उसे चूमती है। यह पता चलता है कि दोनों कई महीनों से एक तीव्र रोमांटिक केमिस्ट्री बना रहे हैं। इस प्रकार दोनों प्रेम करते हैं और औपचारिक रूप से अपना अफेयर शुरू करते हैं। नाजी जेल में वापस जॉर्ज नेबे को बताता है कि वह स्टील फैक्ट्री से गन पाउडर कैसे जमा कर पाया जहां वह काम करता था। वह यह भी बताता है कि वह पास के एक खदान से डायनामाइट के लिए सामग्री चुराने में सक्षम था। नेबे चाहता है कि जॉर्ज यह स्वीकार करे कि वह किसी और के लिए ढाल बन रहा है, लेकिन जॉर्ज बहुत दृढ़ है। अपनी बात साबित करने के लिए जॉर्ज दिखाता है कि उसने 2 क्लॉकवर्क और एक डेटोनेटर कैसे बनाया जिसने अंततः विस्फोट को ट्रिगर किया। जैसे जैसे तीव्र पूछताछ और यातना चलती है, जॉर्ज अपनी यादों में भी डूबता और वो फिर उभरता रहता है। एल्सा खुलासा करती है कि वह गर्भवती है, लेकिन उसे यकीन नहीं है कि बच्चा जॉर्ज का है या उसके अत्याचारी शराबी पति एरिक का। दूसरी ओर नाजी प्रचार धीरे धीरे ग्रामीण जर्मनी के लोगों के दिल और दिमाग को जहर दे रहा है।
हर जगह नाजी पार्टी के सदस्य हैं और जो कोई भी विरोध करता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। जॉर्ज और उसका दोस्त जोसेफ, जो रेड फ्रंट विपक्षी पार्टी का सदस्य है, नियमित रूप से अपने रेडियो पर सोवियत समाचार सुनते हैं। उन्हें पता चलता है कि हिटलर ने हाल ही में एक स्पेनिश शहर पर बमबारी का आदेश दिया जिसमें 260 निर्दोष नागरिक मारे गए। यह जॉर्ज को गुस्सा दिलाता है और वह इसे रोकना चाहता है, लेकिन वह जल्द ही सीखता है कि हिटलर पोलैंड पर हमला करने की योजना बना रहा है। उसके निजी जीवन में भी चीजें बिगड़ने लगती हैं जब एरिक जॉर्ज को अपनी पत्नी के साथ चुंबन लेते हुए पकड़ लेता है। इस समय जॉर्ज एरिक के घर के तहखाने में किराए पर रह रहा है और नियमित रूप से एल्सा के साथ प्रेम करता है। एक गुस्से में एरिक अपनी पत्नी को फर्श पर फेंक देता है और उसके गर्भवती पेट को बेरहमी से लात मारता है, लेकिन जॉर्ज एक चाकू लेकर शराबी पति को धमकी देकर जवाब देता है कि अगर वह नहीं रुकता है तो वह उसे मार डालेगा। हफ्ते बीत जाते हैं और जबकि उसके निजी जीवन में उथल पुथल मची हुई है, जॉर्ज योजना बनाना शुरू कर देता है कि हत्या को कैसे अंजाम दिया जाए। वह समाचार लेख इकट्ठा करता है जो दिखाते हैं कि हिटलर हर साल म्यूनिख के बर्गर ब्रोकेलर में भाषण देता है। मंच के पीछे एक विशाल नाजी पार्टी का झंडा है जो एक ठोस खंभे को ढकता है। जॉर्ज म्यूनिख जाता है, वेन्यू के खाली होने का इंतजार करता है और हॉल में चुपके से घुस जाता है। वह स्टेज के पीछे जाता है ताकि उस खंभे का सही आयाम प्राप्त कर सके जो उसकी योजना को अंजाम देने के लिए आवश्यक होगा। जांच कक्ष में वापस जॉर्ज हिटलर और उसकी नीतियों के बारे में अपनी घृणा व्यक्त करता है। वेतन कम है, प्रदर्शनकारियों को कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता है और यहूदियों को उनके विश्वास के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। जॉर्ज जोड़ता है कि हिटलर जो कर रहा है उसके परिणाम होंगे और इससे जर्मनी का पतन होगा। इस नवीनतम दौर की पूछताछ के बाद उसका टाइप किया हुआ कबूलनामा अंतिम रूप दिया जाता है। नेबे अब आश्वस्त है कि जॉर्ज अकेला था जब हमला किया गया था, लेकिन मुलर अभी भी मानता है कि हमले के पीछे एक बड़ी साजिश है। जबकि दोनों अपने अगले कदम पर चर्चा कर रहे हैं, जॉर्ज एक सचिव से एल्सा और उसके परिवार को एक संदेश भेजने की भीख मांगता है। वह उन लोगों के परिवार के प्रति संवेदना भी भेजना चाहता है जो विस्फोट में मारे गए। सचिव फिर एल्सा की तस्वीर जॉर्ज को देती है और उसे किसी को यह न बताने के लिए कहती है कि उसे यह उससे मिली है। तस्वीर देखते ही जॉर्ज एक फ्लैशबैक में चला जाता है जब एल्सा उनके बेटे को जन्म देती है। वह बच्चे का नाम भी जॉर्ज रखती है और अपने अत्याचारी पति से तलाक लेने के लिए तैयार है। हालांकि यह जॉर्ज को अपनी योजना को अंजाम देने के अपने संकल्प से नहीं रोकता। वह बमबारी के निष्पादन को पूर्ण करने के लिए अपने कौशल को निखारता रहता है। एक परीक्षण के रूप में वह एक दूरस्थ क्षेत्र में एक पेड़ पर एक प्रतिकृति बम लगाता है। विस्फोट बहुत बड़ा होता है और पूरे पेड़ को चकनाचूर कर देता है। वर्तमान में वापस संसद सदस्य जांच कक्ष में तूफान की तरह घुसता है और हिटलर के बारे में उसके द्वारा कहे गए बयानों को सुनने के बाद जॉर्ज के चेहरे को बार बार मेज पर पटकता है। हम यह भी देखते हैं कि नेबे अब नाजी पार्टी के वरिष्ठों के मकसद पर सवाल उठाने लगा है, लेकिन इस पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता। संसद सदस्य फिर नेबे और मुलर को आदेश देता है कि वे किसी भी तरह से पता लगाएं कि जॉर्ज को बमबारी का आदेश किसने दिया। बढ़ते दबाव के साथ जॉर्ज को बांध दिया जाता है और उसे गुप्त हेल्यूसिनोजन पेरविटिन दिया जाता है। अधिकारी फिर एक शांत जॉर्ज से पूछते हैं कि बमबारी का आदेश किसने दिया, लेकिन जॉर्ज एक बार फिर अपना बयान दोहराता है। कुछ समय बाद जॉर्ज अपने भ्रम से जागता है और अपने स्वर को बदलने का फैसला करता है। वह स्वीकार करता है कि वह अब अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है और जर्मन समुदाय में फिर से एकीकृत होना चाहता है। जॉर्ज कहता है कि हत्या असफल रही क्योंकि उसके मकसद सही नहीं थे। 5 साल बाद नेबे को हिटलर को मारने के एक प्रयास में उसकी भूमिका के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है। उसे डाचाऊ कंसंट्रेशन कैंप में फांसी देकर मार दिया जाता है। जॉर्ज हैरान है, लेकिन यह भी जानना चाहता है कि एल्सा कहाँ है, क्योंकि उसे विश्वास है कि वह कहीं जिंदा हो सकती है। हालांकि सहानुभूतिशील फ्रांस जानता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जैसे जैसे फिल्म समाप्त होती है, फ्रांस जॉर्ज को बताता है कि इंग्लैंड ने उनके एक शहर को नष्ट करने के बाद एक ही रात में 1 लाख लोग मारे गए। जॉर्ज को इस बात का पछतावा होता है क्योंकि वह जानता है कि अगर उसकी रणनीति सफल होती तो यह टाला जा सकता था। वह जल्द ही अपनी सेल से बाहर ले जाया जाता है और मुलर उसके निष्पादन का आदेश देता है। फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित है।